रामगढ़ राज्य में वीरेंद्र सिंह नाम का एक महान राजा राज्य किया करता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी लीलावती के साथ उसके दो बेटे युवराज, विक्रम और आदित्य रहते थे। राजा वीरेंद्र सिंह जितना प्यार अपने परिवार से करते थे, उससे कई गुना ज्यादा प्यार वे अपनी प्रजा से करते थे, जिसकी वजह से रामगढ़ राज्य की प्रजा वीरेंद्र सिंह को एक राजा के तौर पर नहीं बल्कि एक भगवान के तौर पर पूजती थी। युवराज विक्रम को बचपन से ही राजगद्दी का लोभ था, जिसकी वजह से वो हमेशा सोचता था कि कब आखिर उसे राजगद्दी के राजा के तौर पर बैठने का मौका मिलेगा। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ राज दरबार में बैठा हुआ था, तब वह अपने पिता को देखकर मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, आखिर मेरी जिंदगी में वह दिन कब आएगा जब मैं पिताजी के बदले इस राजगद्दी में बैठकर इस राज्य में शासन करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं भी एक दिन इस राजगद्दी पर बैठूं और राज्य की सारी प्रजा मेरी बात माने और मेरे हुक्म का पालन करे। चारों तरफ सिर्फ मेरा ही राज हो और मेरे खिलाफ कोई भी आवाज ना उठा सके। लेकिन पिताजी है कि राजगद्दी छोड़ने को ही तैयार नहीं है। अब भला उनके राजगद्दी छोड़े बिना मैं इस राजगद्दी में कैसे बैठ सकता हूँ? ऐसा सोचते हुए विक्रम एक गहरी सोच में डूबा हुआ था, जिसे कि राजा वीरेंद्र सिंह अपनी राजगद्दी से देख रहे थे। जिसे देखकर उन्होंने विक्रम से कहा, अरे विक्रम, भला तुम किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? क्या तुम्हें किसी चीज की परेशानी है? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे अपनी परेशानी साझा कर सकते हो। अरे नहीं पिताजी, भला आपके रहते मुझे किसी चीज की परेशानी कैसे हो सकती है? वह तो मैं बस ये सोच रहा था कि इस राज दरबार में आप अपने प्रजा के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। भला मेरे और आदित्य के होते हुए आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि अब आपको अपनी इन प्रजा की चिंताओं से मुक्त होकर यह जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को सौंप देनी चाहिए। अरे विक्रम, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? भला मेरी प्रजा से मुझे कैसी चिंता हो सकती है? यह तो मेरे खुद के परिवार जैसे है। और रही बात इस राजगद्दी की जिम्मेदारी की, तो तुम अभी इतने काबिल नहीं हुए हो कि यह जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर उठा सको। जब सही समय आएगा तो मैं इस राजगद्दी की जिम्मेदारी अपने उत्तराधिकारी को जरूर सौंपूंगा। अपने पिता वीरेंद्र सिंह की इस बात को सुनकर विक्रम को इस बात का एहसास हो चुका था कि अभी उसके पिता का राजगद्दी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह का छोटा बेटा आदित्य अपनी माता लीलावती के साथ राज्य के गरीब एवं दुखी लोगों को अन्नदान करने में व्यस्त था। हर महीने की 1 तारीख को राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य के गरीब एवं दुखी लोगों को अन्नदान किया करते थे, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने लीलावती को सौंप रखी थी। गरीबों को अन्नदान करते हुए आदित्य ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी इस राज्य के राजा हैं। उनके पास इतने सारे पैसे मौजूद हैं, तो भला हम सिर्फ महीनों में 1 दिन ही इन गरीबों को खाना क्यों देते हैं? हम तो चाहे तो रोजाना इन गरीबों का पेट भर सकते हैं, तो भला हम ऐसा क्यों करते हैं? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे पास जो पैसे हैं उनसे हम रोजाना इन गरीबों का पेट भर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो राज्य के सभी लोगों को मुफ्त का खाना खाने की आदत लग जाएगी, जिसकी वजह से लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। और कोई भी राजा अपनी प्रजा के लिए ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी प्रजा कामचोर हो। इसलिए हम हर महीने में सिर्फ 1 बार इन गरीब और दुखी लोगों को अन्नदान करते हैं। तो क्या समझ में आई तुम्हें मेरी बात? हाँ माँ, मैं यह समझ गया कि अगर कोई चीज किसी को आसानी से दे दी जाए तो वह उस चीज के लिए मेहनत करना छोड़ देता है। अपने बेटे आदित्य के मुंह से इस बात को सुनकर लीलावती को बहुत ज्यादा खुशी हुई, जिसके बाद वो दोनों फिर से गरीब एवं दुखी लोगों को अन्नदान करने में लग गए। तो वहीं दूसरी तरफ युवराज विक्रम अपने कक्ष में बैठे हुए थे और मन ही मन खुद से कह रहे थे, आदित्य तो अभी छोटा है और उसे राजपाट के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए पिताजी के बाद इस राज्य की राजगद्दी का असल उत्तराधिकारी और हकदार मैं ही हूँ।
लेकिन पिताजी तो फिलहाल राजगद्दी छोड़ने के विचार में नहीं है। तो आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो पिताजी मुझे खुद राज्य की बागडोर अपने हाथों से मुझे सौंप दे। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे पिताजी इस राज्य को चलाने के लायक ही न रह जाए, तो मुझे इस राज्य की सत्ता मिल सकती है। मुझे जल्द से जल्द इस बारे में विचार करना होगा। कुछ महीनों का समय बीत गया। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य के राजा, जिसका नाम बलदेव सिंह था, उसने रामगढ़ राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह बेहद ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें युद्ध जैसी चीजों से सख्त नफरत थी। वो शांति से ही समस्याओं का निपटान करने में विश्वास रखते थे, जिसकी वजह से युद्ध के इस ऐलान के बाद वे मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, तूने मुझे किस कठिन परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाता हूँ और युद्ध के दौरान मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे बाद आखिर मेरे परिवार का क्या होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं युद्ध से पीछे हट जाता हूँ, तो भला मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचेगी। वह राजा जिसे कि वह भगवान की तरह पूजते हैं, वह तो मुसीबत आने पर डर कर भाग गया। अब तू ही मुझे कोई रास्ता बता। वीरेंद्र सिंह को इस चिंताग्रस्त स्थिति में लीलावती दूर से ही देख रही थी और वे राजा के बिना बोले इस बात को समझ गई थी कि आखिर वे किस बारे में सोच रहे हैं। इसलिए लीलावती वीरेंद्र सिंह के पास गईं और उनसे कहने लगी, देखिए महाराज, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और आपकी धर्मपत्नी होने के नाते मुझे इस बात का पूरा हक है कि मैं आपके हर दुख और सुख में आपका साथ दूं। मुझे पता है कि आप इस युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इस कठिन परिस्थिति में आप जो निर्णय लेंगे वो हमारे परिवार और आपकी प्रजा दोनों के लिए सही होगा। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप बेझिझक कह सकते हैं। देखो लीलावती, इस युद्ध में अगर मैंने कदम रखा तो मुझे हजारों बेकसूर सिपाहियों की जान लेनी होगी, जिसमें कि हमारे भी कई बेकसूर और साहसी सैनिक मारे जाएंगे। और हो सकता है कि युद्ध में मुझे भी अपनी जान गंवानी पड़ जाए। मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इस युद्ध में मेरी जान जा सकती है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आखिर मेरे बाद मेरे परिवार और मेरी प्रजा का क्या होगा। देखिए महाराज, ये आपकी चिंता जायज है। आखिर आप इस राज्य के राजा होने के साथ साथ 2 जवान बेटों के पिता भी हैं। लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि कभी न कभी तो ये वक्त आना ही था जब आपको इस राज्य की पूरी जिम्मेदारी अपने दोनों बेटों में से किसी एक को देनी होगी। तो अगर आप मेरी बात माने तो यही वो समय है जब आपको ये फैसला लेना होगा, आपके इस राज्य को संभालने के लिए आपका कौन सा बेटा ज्यादा योग्य है। हाँ लीलावती, तुम बिल्कुल सही कहती हो। आखिर वह वक्त आ चुका है जब मैं अपने इस राज्य के लिए अपने सबसे योग्य बेटे को इस राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। मैं कल ही राज दरबार में अन्य मंत्रियों के सहमति के साथ अपने दोनों बेटों में से सबसे योग्य बेटे को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे फैसले में तुम मेरा साथ जरूर दोगी। महाराज, आप मेरे पति हैं और आपके हर फैसले में मैं आपके साथ खुश रहूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कल को आप जो भी फैसला लेंगे वो हमारे बेटों और इस पूरी राज्य की प्रजा दोनों के लिए हितकारी साबित होगा। अब आप आराम से सो जाइए। आखिरकार कल आपको इतना बड़ा फैसला जो करना है। इसके बाद राजा वीरेंद्र सिंह अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उन्हें इस बात की इतनी चिंता हो रही थी कि चिंता के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो लगातार इस बारे में सोच रहे थे कि आखिर अपने उत्तराधिकारी के लिए वे कैसे इस बात का पता करें कि उनका कौन सा बेटा इस राजगद्दी के लिए योग्य है और कौन नहीं। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी और उन्होंने मन ही मन सोचा, कल मैं राज दरबार में पूरी सभा के सामने अपने दोनों बेटों से एक कठिन सवाल पूछूंगा और दोनों में से जिसका भी जवाब मेरे वसूलों पर खरा उतरेगा, मैं अपने उसी बेटे को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करके अपने बाद उसे इस राज्य की पूरी जिम्मेदारी सौंप दूंगा।
शायद इसी तरह मैं अपने दोनों बेटों में से अपने राज्य की सत्ता के लिए योग्य उत्तराधिकारी का चयन कर पाऊंगा। अगले दिन सुबह जब राजा वीरेंद्र सिंह राज दरबार में पहुंचे, तब उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर अपने दोनों बेटों विक्रम और आदित्य को राज दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। जब दोनों बेटे राज दरबार में पहुंचे, तब विक्रम ने वीरेंद्र सिंह से कहा, पिताजी, आखिर आपने इतनी सुबह हम दोनों भाइयों को राज दरबार में हाजिर होने का आदेश क्यों दिया है? क्या आपको कोई परेशानी है या आप हमसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं? हाँ विक्रम, तुमने सही कहा। मुझे आज तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। आज मैं पूरी सभा के सामने तुम दोनों में से किसी एक को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने वाला हूँ और मेरे बाद इस राज्य की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंपने वाला हूँ। इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुम दोनों में से उस योग्य राज्य का चयन कर सकूं जो कि इस राज्य की सत्ता पाने के असली हकदार है। अपने पिता वीरेंद्र सिंह के मुंह से इस बात को सुनकर तो मानो विक्रम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तक वो इसी मौके की तलाश में था कि कब वीरेंद्र सिंह अपनी राजगद्दी छोड़ने को तैयार हो। उसके बाद उत्तराधिकारी तौर पर वे इस राज्य पर शासन कर सके। आखिरकार आज वो दिन आ गया था जब वीरेंद्र सिंह अपने इस राज्य के लिए अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाला था, जिसकी वजह से विक्रम ने वीरेंद्र सिंह से कहा, पिताजी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आदित्य तो मुझसे 2 साल छोटा है और उसे तो राजपाट और सत्ता संभालने की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। भला उसे कोई राजगद्दी पर कैसे बैठा सकता है? मैं आपका बड़ा बेटा हूँ और मुझे राजपाट और सत्ता की पूरी परख है। उस हिसाब से मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने का पूरा हक है। विक्रम, माना कि आदित्य तुमसे छोटा है और तुम्हें उससे अधिक राजपाट की जानकारी है, लेकिन इस राजगद्दी की जिम्मेदारी मैं सिर्फ उसे ही सौंपूंगा जो कि मेरे सामने अपनी योग्यता का प्रमाण देगा। मैं अभी तुम दोनों से एक सवाल करूंगा और जो भी मेरे उस सवाल का सही जवाब देगा उसे ही मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। पिताजी, भला आप एक सवाल जवाब की नींव पर किसी को राज्य का उत्तराधिकारी कैसे बना सकते हैं? सभी को पता है कि इस राज्य की राजगद्दी के लिए मैं आदित्य से अधिक योग्य हूँ, तो भला आप इस सवाल जवाब के चक्कर में पड़कर अपना समय जाया क्यों कर रहे हैं? देखो विक्रम, अगर तुम सच में यह सोचते हो कि तुम इस सत्ता के लिए योग्य हो, तो तुम अब मेरे इस चुनौती से पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए अयोग्य माने जाओगे। आदित्य को राजपाट और सत्ता का कोई भी लालच नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने पिता वीरेंद्र सिंह की हर बातों का मान रखते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। और अब क्योंकि विक्रम के पास भी अपने पिता की बात मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वो भी इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने दोनों बेटों से पूछा, मान लो कि मैंने तुम्हें इस राज्य का राजा बना दिया और पड़ोसी राज्य के राजा ने तुम्हें युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद तुम ऐसी स्थिति में हो कि तुम अब डर कर पीछे नहीं भाग सकते, तो ऐसे परिस्थिति में तुम अपनी प्रजा के लिए क्या फैसला करोगे? विक्रम, तुम बड़े भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले इस सवाल का जवाब देने का मौका देता हूँ। वीरेंद्र सिंह के इस सवाल को सुनकर विक्रम ने कुछ समय विचार किया और तुरंत ही वीरेंद्र सिंह को सवाल का जवाब देते हुए कहा, पिताजी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं तुरंत अपने राज्य के सबसे प्रबल सैनिकों को उस पड़ोसी राज्य में हमला करने का आदेश दूंगा और उस पड़ोसी राज्य को इस कदर बर्बाद कर दूंगा कि उसके बाद कोई भी अन्य राज्य हमारे राज्य के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख पाए। ठीक है विक्रम, मैं तुम्हारे इस जवाब की सराहना करता हूँ। चलो आदित्य, अब तुम्हारी बारी। तुम ऐसी स्थिति में अपनी प्रजा के लिए क्या फैसला लोगे? आदित्य अपने पिता की तरह ही शांत स्वभाव का लड़का था। उसे भी लड़ाई झगड़े से ज्यादा प्यार, मोहब्बत और शांति पर विश्वास था, जिसकी वजह से उसने सवाल का जवाब देते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर मेरे शासन में मुझे कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े
तो मैं युद्ध भूमि में उतरने से पहले सबसे पहले पड़ोसी राज्य बनकर पड़ोसी राज्य के राजा के सामने शांति का प्रस्ताव रखूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि इस युद्ध से लाखों बेकसूरों की जान जाएगी, और उनसे इस बात का वादा भी करूंगा कि अगर वह यह युद्ध रोक दे तो आगे आने वाली हर मुसीबत में हमारा राज्य उनके साथ होगा। इस तरह से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे टाल दूं। वाह आदित्य वाह, तुम्हारे इस जवाब ने तो मेरा दिल जीत लिया। जहां इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए विक्रम ने युद्ध लड़ाई झगड़े के साथ साथ हिस्सा का साथ लिया, वहीं तुमने अपने इस जवाब से साबित कर दिया कि बिना लड़ाई झगड़ा और युद्ध के भी किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तुम्हारे इस जवाब ने यह साबित कर दिया कि तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी बनने की योग्य हो। मैं अभी सभा के सामने तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। इतना सब होने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने राज दरबार में पूरी सभा के सामने अपने छोटे बेटे आदित्य को इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर विक्रम को मन ही मन अपने पिता से घृणा होने लगी कि आखिर क्यों बड़ा बेटा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने छोटे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। वो अपने गुस्से की आग में धधक रहा था और मन ही मन खुद से कह रहा था, पिताजी, यह आपने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, यह जानते हुए भी कि मैं ही इस राज्य के राजगद्दी का असली हकदार हूँ। आपने यह जिम्मेदारी आदित्य को सौंपी, लेकिन मैं भी आपका ही खून हूँ। अगर मैंने यह राजगद्दी अपने नाम नहीं की तो मेरा नाम भी युवराज विक्रम सिंह नहीं। इसके बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने आदित्य के जवाब के अनुसार पड़ोसी राज्य के राजा बलदेव सिंह के सामने शांति का प्रस्ताव रखा, जिसे कि बलदेव सिंह ने स्वीकार भी कर लिया, जिसकी वजह से अब पूरे राज्य में खुशी का माहौल बन चुका था। लेकिन इस खुशी के मौके के बीच जब पूरा राज्य दरबार में खुशी से जश्न मना रहा था, तभी राजा वीरेंद्र सिंह को दिल का दौरा आया और जिससे कि वे राज दरबार में ही बेहोश होकर गिर गए, जिसे देखकर लीलावती ने कहा, हे भगवान, ये मेरे महाराज को क्या हो गया? जल्दी से कोई जाओ और गांव के हकीम को तुरंत राज दरबार में लेकर आओ। ऐसा लीलावती ने अपने राज दरबार के सैनिकों से कहा। लीलावती के आदेश से तुरंत ही राज दरबार में राज्य के सबसे प्रसिद्ध हकीम को बुलाया गया, जिसके इलाज की वजह से राजा की जान तो बच गई, लेकिन वो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते थे, जिसकी वजह से अब पूरे राज्य की पूरी जिम्मेदारी आदित्य के कंधों पर आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वह विक्रम को फिर से ये मौका मिल चुका था कि वे आदित्य को अपने रास्ते से हटाकर राजगद्दी पर अपना कब्जा कर ले। इसलिए उसने एक तरकीब बनाई और कहा, अब तो पिताजी कभी भी अपने बिस्तर से नहीं उठने वाले हैं और पूरी जिम्मेदारी भी आदित्य के कंधे पर आ चुकी है। अगर अब मैं किसी तरह राज दरबार के सभी सैनिकों एवं मंत्रियों को अपनी ओर कर लूं और उन्हें आदित्य के खिलाफ भड़का दूं, तो मैं आसानी से राजगद्दी पर अपना कब्जा जमा सकता हूं। और क्योंकि अब पिताजी कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं है, इसलिए मुझे इस कार्य में कोई परेशानी भी नहीं होगी। मन ही मन ये विचार करके विक्रम तुरंत वैशल के पास गया। वो राज दरबार में राजा के मंत्री पद पर कार्यरत था। वैशल के पास पहुंचकर विक्रम ने उससे कहा, देखो वैष्णव, तुम न जाने कितने सालों से इस राज दरबार में मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हो, लेकिन आज तक तुम अपनी जिंदगी नहीं बदल पाए हो। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिससे कि तुम हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बदल कर रख सकते हो और आगे आने वाली जिंदगी में ऐसो आराम से अपना जीवन काट सकते हो। अरे राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कृपा करके साफ साफ कहें कि आप कहना क्या चाहते हैं। देखो वैष्णव, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम मंत्री के तौर पर अपने राजा के प्रति पूरी तरह से वफादार हो, लेकिन तुम्हें भी इस बात का पता होना चाहिए कि इस राज्य का उत्तराधिकारी का असली हकदार आदित्य नहीं बल्कि मैं हूँ। तो वैसे में अगर तुम मेरे साथ मिलकर आदित्य को इस राजगद्दी से हटाने में मेरी मदद करो तो राजा बनने के बाद मैं तुम्हें इतने सोने के मोहरे दूंगा जितने कि तुम ईमानदारी से काम करके अपने पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाओगे। वैशव नाम का वो मंत्री बहुत ही ज्यादा लालची था,
जिसकी वजह से वो विक्रम के इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाया और विक्रम से कहने लगा, राजकुमार, मैं इस काम में आपका सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वैसे भी आप इस राज्य के सत्ता की असल हकदार है। आप मुझे बताइए कि आपकी मदद करने के लिए मुझे क्या करना होगा। देखो वैष्णव, तुम्हें मेरा साथ देने के लिए बस एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें आदित्य को किसी काम से पास वाले राज्य में भेजना होगा, जिसके बाद मैं पूरे राज्य में यह अफवाह फैला दूंगा कि आदित्य राज दरबार का सारा खजाना लेकर राज्य से भाग निकला। इसके बाद मौका देखकर मैं लोगों का भरोसा जीतकर इस राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले लूंगा। इस तरह से मेरा राजा बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे हिस्से की मोहरें भी मिल जाएगी। और रही बात पिताजी और आदित्य की, तो पिताजी तो बिस्तर से उठने की हालत में नहीं है और राजा बनने के बाद तो आदित्य को रास्ते से हटाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अगले दिन वैशव ने विक्रम के कहे अनुसार आदित्य के पास वाले राज्य में कुछ काम है, उसे ये कहकर राज्य के भ्रमण के लिए भेज दिया और आदित्य के पास वाले राज्य के लिए रवाना होते ही विक्रम ने उसके पीछे से पूरे राज्य में ये खबर फैला दी कि राजा आदित्य राजा बनने के बाद राजघराने का सारा खजाना लेकर भाग निकला है, जिसकी वजह से पूरे राज्य में आदित्य की तो बदनामी हो ही रही थी। साथ ही साथ राजा वीरेंद्र सिंह के लिए भी राज्य के लोग काफी बुरा भला कह रहे थे। जब ये खबर राजा वीरेंद्र सिंह के कानों तक पहुंची, तब उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा आदित्य अपने जीवन में भूलकर भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। वह अपनी जान दे सकता है, लेकिन इस तरह का घिनौना काम वह कभी भी नहीं कर सकता। जरूर यह किसी की साजिश है। ऐसा कहने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने शयन कक्ष में बालकृष्ण को बुलाया, जो कि शुरुआत से ही राज दरबार में उनका गुप्त खबरी का काम करता आया है। उसे अपने शयन कक्ष में बुलाकर राजा वीरेंद्र सिंह ने उससे कहा, बालकृष्ण, तुमने आज तक मेरे लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा है, लेकिन आज तुम्हें मेरे लिए एक सबसे बड़ा काम करने जाना है। तुम्हें बिना किसी की नजर में आए राज्य में अभी जो हो रहा है उसकी पूरी खबर मुझ तक लेकर आनी है और इस बात का पता लगाना है कि आखिर वह कौन है जिसने मेरे छोटे बेटे के खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश रची है। महाराज, मेरे लिए तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि इस काम के लिए आपने मेरा चयन किया। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम तक ही राज्य में घटित हो रहे सभी घटनाओं की जानकारी आप तक लेकर आ जाऊंगा। इस तरह से राजा की आज्ञा पाकर बालकृष्ण राज दरबार से बाहर चला गया, जहां जाकर उसे पता चला कि गांव में ये झूठी अफवाह फैली हुई है कि आदित्य राज दरबार का सारा खजाना लेकर राज्य से भाग चुके हैं। मामले की जांच पड़ताल करने के बाद इस बात का भी पता चल गया कि ये कोई झूठी अफवाह फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा वीरेंद्र सिंह का बड़ा बेटा विक्रम है, जिसने सत्ता की लालच में आदित्य को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस घिनौनी साजिश को अंजाम दिया है। ये खबर मिलते ही बालकृष्ण सीधे राजा वीरेंद्र सिंह के पास जा पहुंचा और उनसे कहा, मेरे महाराज, आपका शक सही था। आदित्य ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि आपको शर्मिंदा होना पड़े, बल्कि वह तो पास वाले राज्य के प्रजा के समस्याओं का समाधान करने के लिए उस राज्य के भ्रमण के लिए गए हुए हैं। असल में विक्रम ने पूरे राज्य में इस बात की झूठी अफवाह फैला रखी है कि आदित्य राजघराने का पूरा खजाना लेकर भाग चुके हैं। मुझे राज दरबार के अन्य लोगों की बातचीत से यह भी पता चला है कि अब विक्रम इस राज्य की बागडोर अपने साथ में लेकर राजगद्दी में भी अपना कब्जा करने वाले हैं। हे भगवान, ये तो मुझे कैसे कैसे दिन दिखा रहा। मेरा बड़ा बेटा मेरे छोटे बेटे का ही दुश्मन बन चुका है। भले ही मैं एक पिता हूँ, लेकिन मैं विक्रम को उसके किए की सजा जरूर दूंगा। भले ही मैंने अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन मैंने अभी तक इस राज्य की कमान किसी और को नहीं सौंपी है।
अभी भी मुझ में इतनी ताकत है कि अपनी प्रजा को न्याय दिला सकूं, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपने बड़े बेटे के खिलाफ ही कोई कड़ा कदम क्यों न उठाना पड़े। इतना कहने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह लीलावती की मदद से किसी तरह चलकर राज दरबार तक पहुंचे, जहां उन्हें देखकर सभी हैरान हो गए। राजा वीरेंद्र सिंह को दरबार में देखकर विक्रम मन ही मन सोचने लगा, अरे पिताजी तो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं सकते थे, तो भला यह राज दरबार तक कैसे पहुंच गए? पता नहीं अब यहाँ कौन सी मुसीबत खड़ी करेंगे। मैंने इस राज्य का उत्तराधिकारी क्या घोषित किया, लोगों ने तो यही समझ लिया कि राजा तो अब बूढ़ा हो चुका है और अब वह न्याय करना ही भूल चुका है। माना कि मैंने इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन मैंने अभी भी इस राज्य की कमान अपने हाथों में रखी है। मैं पूरे राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों को मेरे न्याय की इस सभा में शामिल होने का आदेश देता हूँ। इस सभा में इस राज्य के उन सभी प्रजा को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें कि मैं अब तक अपने परिवार से भी बढ़कर मानते आया हूँ। भले ही अब राजा ने आदित्य को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन राजा के इस आदेश को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से राजा के कहे अनुसार ही राज दरबार में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी मंत्रीगण के साथ राज्य की पूरी प्रजा भी मौजूद थी। दूसरी तरफ आदित्य भी पास वाले राज्य का भ्रमण कर राज्य वापस लौट चुका था। राजा राज दरबार में आने के बाद जब आदित्य ने इन सभी दृश्य को देखा तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी यह सब क्या हो रहा है? और भला आप यहाँ राज दरबार में क्या कर रहे हैं? आपको तो हकीम जी ने सख्त आराम करने की सलाह दी है, और आखिर इस सभा का आयोजन यहाँ किस उद्देश्य से किया गया है? आदित्य की इस बात को सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह ने आदित्य को वो सारी बात बताई जो कि आदित्य की गैर हाजिरी में राज दरबार में घटी है, और उसने ये भी कहा कि आगे का जो भी निर्णय होगा वो एक पिता होने के नाते नहीं बल्कि इस राज्य के राजा होने के नाते खुद लेना चाहता है, जिसके लिए उसने अपने बेटे आदित्य से आज्ञा मांगी। जिसके जवाब में आदित्य ने राजा वीरेंद्र सिंह से कहा, पिताजी आपको किसी भी कार्य के लिए मुझसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। भले ही आपने मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया है, लेकिन अभी भी इस राज्य के असली राजा आप ही है। इसलिए आपको पूरा हक है कि आप अपनी प्रजा के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। आज आप इस राज दरबार में जो भी निर्णय लेंगे वह इस राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ राज्य की प्रजा को पूरी तरह से मंजूर होगा। आदित्य के इतना कहने के बाद सबसे पहले राजा वीरेंद्र सिंह ने राज दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं प्रजा के सामने अपने राजघराने के खजाने का ब्यौरा पेश किया, जिससे कि सभी को ये विश्वास हुआ कि राजघराने के खजाने को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। इसके बाद राजा ने उस पत्र को भी राज दरबार में पेश किया, जिसकी मदद से विक्रम ने वैश्यप के साथ मिलकर झूठ का सहारा लेकर आदित्य को पास वाले राज्य के भ्रमण के लिए भेजा था। एक तरफ जहां राज्य की पूरी प्रजा के सामने आदित्य की सच्चाई जग जाहिर हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ विक्रम का सर शर्म से नीचे झुक चुका था, जिसे देखकर वीरेंद्र सिंह ने विक्रम से कहा, अरे विक्रम, ऐसा घिनौना काम करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू सत्ता और राजगद्दी की लालच में इतना पागल हो गया है कि तूने इसे पाने के लिए अपने उस छोटे भाई को पूरे राज्य में बदनाम कर दिया, जो कि हमेशा से तुझे सच्चे दिल से बड़ा भाई मानता हुआ आया है। खैर, जो हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन जो आगे होने वाला है उसे मैं जरूर बदल सकता हूँ। मैं आज पूरे सभा और प्रजा के सामने तुझे इस राज्य से निष्कासित करने का ऐलान करता हूँ। आज के बाद मेरा सिर्फ एक ही बेटा होगा और वह होगा आदित्य। पिताजी आप यह क्या कह रहे हैं? मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। माना कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आप मुझे इस गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मुझे मेरे किए पर शर्मिंदगी है। कृपा करके मुझ पर दया कीजिए और मुझे माफ करके अपना यह फैसला वापस ले लीजिए। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुमने जो गलती की है वह माफी के काबिल है?
मैं आज तक अपनी प्रजा को कठिन से कठिन परिस्थितियों में न्याय दिलाता आया हूँ और आज भी मैं वैसा ही करूँगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे तुम्हें इस राज्य से निष्कासित ही क्यों न करना पड़े। ऐसा कहकर राजा वीरेंद्र सिंह ने पूरे राज्यसभा के सामने अपने बड़े बेटे विक्रम को राज्य से निष्कासित करने का ऐलान किया और इस बात का ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद इस राज्य का सिर्फ एक ही उत्तराधिकारी होगा और वो होगा आदित्य। राजा के इस फैसले ने उनकी प्रजा के सामने फिर से इस बात को प्रमाण दे दिया कि राजा अपनी प्रजा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और वे अपनी प्रजा को न्याय दिलाने के लिए खुद के परिवार के खिलाफ भी जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्रम को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अपने ही भाई के खिलाफ कितनी घिनौनी साजिश की, लेकिन अब उसे अपने किए की सजा मिल चुकी थी और उसके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने जीवन में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जिंदगी हमारे साथ ऐसा खेल खेलती है कि जिस इंसान पर हम खुद से भी ज्यादा विश्वास करते हैं वही हमें अक्सर इतना बड़ा धोखा देकर चला जाता है कि उसके बाद हम किसी और पर विश्वास करने से भी डरते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी इंसान पर सिर्फ उतना ही विश्वास करना चाहिए जितने विश्वास के वो काबिल है। अगर हम आंख मीचकर यूं हर किसी पर भरोसा करने लगे तो शायद हमारी हालत भी वीरेंद्र सिंह की तरह ही हो जाए, जिन्हें कि अपनी खुद की ही औलाद ने धोखा दिया।